प्रीति राठी केस साल 2013 का दिल दहला देने वाला मामला था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आपने हैवानियत की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यह सच्ची घटना उन सबसे अलग और बेहद दर्दनाक थी। इसे सुनकर आज भी कोई भी व्यक्ति खुद को भावुक होने से नहीं रोक सकता है। 2013 में मुंबई के बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर हुई इस एसिड अटैक की घटना पर पूरे देश ने आंसू बहाए थे। इस केस की सुनवाई के दौरान मामले की पैरवी कर रहे वकील ने इसे महिला के खिलाफ हुई अब तक की सबसे जघन्य और अमानवीय घटना बताया था। वहीं इस केस की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की जज ने जब फैसला सुनाया तो उन्होंने ऐसी टिप्पणी की कि कोर्ट रूम पे मौजूद हर शख्स की आंखें भर आई। आखिर क्या था वो मामला, कैसे हुए थे ये वारदात और क्या कहा था जज ने, इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। इस वीडियो का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि हम सिर्फ हकीकत को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं, परत दर परत। 1 मई 2013 यह तारीख देश के लाखों लोगों के लिए आम रही होगी, लेकिन दिल्ली के नरेला इलाके में रहने वाली 23 वर्षीय प्रीति राठी के लिए ये दिन जिंदगी बदलने वाला था। वह पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी। अपनी मेहनत और लगन से इंडियन नेवी में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चयनित होकर अब उसे मुंबई के कोलाबा स्थित INS मुंबई में सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीति ने मिलिट्री ऑफिसर्स में नर्स बनने का सपना देखा था। उसने दिल्ली में नर्सिंग की पढ़ाई की थी और जब इंडियन नेवी में भर्ती निकली तो आवेदन दिया, परीक्षा दी और सफलता पाई। परिवार का हर सदस्य गर्व से भर उठा था। प्रीति को मुंबई तक छोड़ने के लिए उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ जा रहे थे। उन्होंने गरीब रथ एक्सप्रेस से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से 1 मई 2013 की सुबह सफर शुरू किया। ट्रेन सही समय पर प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और सभी अपनी अपनी बर्थ पर बैठ गए। ट्रेन में काफी भीड़ थी। न सिर्फ सभी सीटें भरी थी, बल्कि कई यात्री खड़े भी थे। इसी भीड़ में एक अजनबी युवक था, जिसने चेहरा गमछे से ढका हुआ था और कैप पहनी हुई थी। वह बार बार उठता, बाथरूम की ओर जाता, लौट कर बैठता और लगातार प्रीति की ओर देखने की कोशिश करता रहता। प्रीति के परिजनों को यह हरकतें संदिग्ध लगी, इसलिए वे सतर्क हो गए। 1 मई की रात ट्रेन में गुजर गई। 2 मई 2013 सुबह करीब 8:05 पर ट्रेन बांद्रा टर्मिनल पहुंची। सभी यात्री नीचे उतरे। प्रीति थोड़ी थकी हुई थी, इसलिए वह परिवार से कुछ कदम पीछे चल रही थी। उसी दौरान जैसे ही वह तेजी से चलने लगी, लगभग 8:10 पर उसे किसी ने पीछे से कंधे को छुआ। जब प्रीति ने पीछे मुड़ा और देखा तो वही नकाबपोश युवक सामने था। अचानक उसने डब्बे से कुछ निकाला और प्रीति के चेहरे पर फेंक दिया। तेज चीख के साथ प्रीति जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर पिता और बाकी परिवारजन दौड़े। भीड़ जमा हो गई। इसके कपड़ों से बहता लिक्विड जब परिजनों को छूता है तो उसके हाथ भी झुलस जाते हैं। फिर भी वे दर्द भुलाकर उसे संभालते हैं। प्रीति को तुरंत स्टेशन मास्टर ऑफिस ले जाया जाता है। हालात गंभीर देखकर स्टेशन स्टाफ और रेलवे पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवाई और उसे पहले भाभा हॉस्पिटल बांद्रा ले जाने की योजना बनी। लेकिन हालात इतनी नाजुक थी कि पास के गुरु नानक हॉस्पिटल में उसे लगभग 9 बजे एडमिट कराया गया। इधर लिक्विड फेंकने वाले युवक भागने लगे। प्लेटफॉर्म पर मौजूद समीर शेख नामक युवक ने प्रीति की चीख सुनते ही डिब्बा उठाया तो उसके हाथों पर भी गिरा तो उसका हाथ भी जल गया। वो समझ गया कि ये एसिड है। वो अपने दोस्त सलीम और सलमान को पुकारते हुए आरोपी के पीछे दौड़ा, लेकिन वह भीड़ में गुम हो गया। ये 3 नाम याद रखिएगा, क्योंकि तीनों ने मुख्य भूमिका निभाई है इस कहानी में। प्रीति का इलाज शुरू हुआ, लेकिन गुरु नानक हॉस्पिटल में न बर्न यूनिट था और न ही जरूरी सुविधाएं। इसलिए कुछ घंटे बाद 2 मई की दोपहर उसे मसीना हॉस्पिटल भाईखला रेफर कर दिया गया। मसीना हॉस्पिटल पहुंचते ही इलाज तेजी से शुरू हुई। उसी समय पुलिस भी पहुंची ताकि प्रीति का बयान लिया जा सके।
लेकिन एसिड से चेहरा और गला इतना बुरी तरह से झुलस चुका था कि प्रीति की आवाज़ पूरी तरह से चली गई थी। वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ थी। फिर उसने हाथों से इशारा किया कि वह कुछ लिखना चाहती। स्टाफ ने उसे कागज और पेन दिया। इस तरह प्रीति ने पहली बार बिना बोले लिखकर न्याय की पहली कोशिश की। इस एसिड अटैक की खबर कुछ ही घंटों में मीडिया में फैल गई। टीवी चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया पर यह मामला सुर्खियों में आ गया। देश भर में गुस्सा फूटा। कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरे, एसिड अटैक के खिलाफ प्रदर्शन हुए और आरोपी को जल्द पकड़कर कड़ी सजा देने की मांग उठने लगी। इस बढ़ते जन दबाव के कारण पुलिस पर भी तुरंत कार्रवाई का दबाव आ गया। लेकिन बड़ी समस्या यह थी कि हमलावर की पहचान नहीं हो पा रही थी। कोई ठोस सुराग नहीं मिल पा रहा था। फिर स्टेशन पर मौजूद कुछ चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने एक स्केच तैयार किया और जांच शुरू कर दी। लेकिन शुरुआती जांच में कोई सफलता मिली नहीं। 4 मई 2013 को एक नया मोड़ आया जब पवन कुमार नाम के युवक ने प्रीति की बहन तन्नू राठी को फोन करके प्रीति की तबीयत के बारे में पूछा। पवन, जो कि एक बीटेक छात्र था, पहले से प्रीति को जानता था। तन्नू ने यह बात अपने पिता अमर सिंह राठी को बताई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने वही स्केच प्रीति को दिखाया, जो अब भी मसीना हॉस्पिटल में भर्ती थी और बोल नहीं पा रही थी। उसने लिखकर 3 नाम बताए, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। पवन का नाम सामने आने और उसके द्वारा हाल चाल पूछने की वजह से पुलिस को शक हुआ कि शायद उसी ने हमला किया है और अब ये जानना चाह रहा है कि प्रीति जिंदा है या नहीं। पुलिस ने पवन को संदेह के घेरे में लेकर जांच तेज कर दी। 9 मई 2013 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की खबर से लोगों का गुस्सा और भड़क उठा। जगह जगह प्रदर्शन और सख्त सजा की मांग होने लगी। प्रीति का इलाज लगातार चल रहा था। मसीना हॉस्पिटल में उसकी कई सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ था। इसके इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। जब डॉक्टरों को लगा कि स्थिति और बिगड़ रही है तो उसे बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई रेफर कर दिया। सरकार के तरफ से भी इसके इलाज में कोई कमी न रहे, इसका खास ध्यान रखा गया। बॉम्बे हॉस्पिटल में देश के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाई गई। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन हालात और भी बिगड़ती चली गई। प्रीति को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 1 जून 2013 को सुबह दिल का दौरा पड़ने से प्रीति ने दम तोड़ दिया। यह खबर पूरे देश को झकझोर दिया। हर कोई शोक में डूब गया। मौत के बाद पोस्टमार्टम कर प्रीति का शव दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन परिवार ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। सबके साथ एक प्रदर्शन रैली निकाली। जब सरकार की ओर से सीबीआई जांच का आश्वासन मिला, तब जाकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि पवन कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पा रही। रेलवे पुलिस भी अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं जुटा पाई थी। इसी बीच अमर सिंह राठी ने खुद जांच कर पता लगाया कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन मुंबई में नहीं बल्कि हरियाणा के रोहतक में था। बाद में पुलिस ने भी मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री से उसकी पुष्टि की। यह बात पुलिस की नाकामी दर्शाती थी, क्योंकि यह काम खुद एक पिता ने किया था। इसके बाद अमर सिंह ने कोर्ट में रीट पिटीशन दायर की। केस की जांच सीआईडी मुंबई को सौंपने की मांग की। कोर्ट ने यह याचिका मंजूर कर दी और मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। जांच शुरू होते ही सीआईडी की टीम सबसे पहले नरेला स्थित प्रीति के घर पहुंची और परिवार से जानकारी जुटाई। रिश्तेदारों से पूछताछ में पता चला कि पड़ोस में रहने वाला अंकुर पवार नाम का युवक प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने उसे प्रपोज किया था, लेकिन प्रीति ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी शादी की जिद करता रहा। जब प्रीति ने दोबारा मना किया तो उसने धमकी दी कि तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंकुर को शक के आधार पर बुलाया गया। उससे जब पूछा गया कि 1 मई 2013 को वो कहाँ था, तो वह ठोस जवाब नहीं दे पाया। वह बार बार अपना बयान बदलता रहा। साथ ही पुलिस ने देखा कि उसके दोनों हाथों पर जलने के निशान थे, बिल्कुल एसिड से जलने जैसा। पुलिस का शक और पक्का हो गया। अंकुर को मुंबई बुलाकर पूछताछ की गई। थोड़ी ही देर में उसने गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह प्रीति से प्यार करता था, लेकिन इनकार मिलने और उसकी नेवी में नौकरी लगने से वह जल रहा था।
जब प्रीति ने इंडियन नेवी में नौकरी पा ली थी, उसी समय अंकुर पवार बेरोजगार बैठा था। घर वालों की तानों से उसका आत्मविश्वास टूट चुका था और धीरे धीरे वह ईर्ष्या और गुस्से से भर गया था। उसे लगने लगा था कि प्रीति ने उसकी जगह हासिल कर ली है। इसी जलन से उसने तय कर लिया कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। अंकुर को यह भी पता चल गया था कि 1 मई 2013 को प्रीति गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई जा रही है। उसने योजना बनाई कि वह ट्रेन में सवार होकर उस पर एसिड अटैक करेगा। वह ट्रेन पे चढ़ तो गया, लेकिन भारी भीड़ के कारण उसे मौका नहीं मिला। सुबह 4 बजे के करीब वह ट्रेन के टॉयलेट के पास खड़ा रहा, इस उम्मीद में कि प्रीति वहां आएगी, लेकिन वह नहीं आई। जब 2 मई की सुबह ट्रेन बांद्रा पहुंचती है और प्रीति प्लेटफॉर्म पर उतरकर आगे की सफर तय करने के लिए निकलती है, तो उसने पीछे से जाकर एसिड फेंक दिया। हालांकि अंकुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस को कानूनी साक्ष्य जुटाने की चुनौती। सबसे पहले यह जानने की कोशिश की गई कि उसने एसिड कहां से हासिल किया। जांच में सामने आया कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहते हुए एसिड लिया था कि वह अंकुर बैटरीज नाम की दुकान खोल रहा है और बैटरियों की सफाई के लिए एसिड चाहिए। दुकानदार ने उसे 2 लीटर एसिड एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में सैंपल के तौर पर दे दिया। इसके बाद पुलिस ने अंकुर की मोबाइल लोकेशन निकाली, जिससे साफ हुआ कि 1 मई को वह निजामुद्दीन स्टेशन और 2 मई की सुबह वह मुंबई के बांद्रा टर्मिनल पर मौजूद था। पुष्टि के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड करवाए गए। कई लोगों को एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उस चश्मदीदों को बुलाया गया जिन्होंने आरोपी को देखा था। समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख, तीनों ने तुरंत अंकुर को पहचान लिया। समीर ने बताया कि एसिड अटैक के बाद जब आरोपी भाग रहा था तो उसका गमछा हट गया था और उसने उसका चेहरा साफ देखा था। सलीम और सलमान ने भी यही बात दोहराई। समीर ने यह भी पुष्टि की घटनास्थल से जो डब्बा मिला था वही उसने अंकुर के हाथ में देखा था। इसके अलावा पवन मालवीय और एक अन्य गवाह ने भी अंकुर को पहचान की। बताया कि उन्होंने उसे रात 4 बजे ट्रेन के टॉयलेट के पास खड़ा देखा था। इन पक्के सबूतों के आधार पर अंकुर पवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और केस की सुनवाई स्पेशल सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट ग्रेटर मुंबई में शुरू हुई। चौंकाने वाली बात यह थी कि कोर्ट में पेशी के दौरान अंकुर मुस्कुराता रहा, कई बार विक्ट्री साइन दिखाता था, जैसे उसे अपने गुनाह पर कोई शर्म नहीं थी। पुलिस की तरफ से कुल 37 गवाह कोर्ट में पेश किए गए। समीर, सलीम और सलमान ने दोबारा गवाही दी और कोर्ट में अंकुर की पहचान की। सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने अंकुर पवार को आईपीसी की धारा 302 हत्या और धारा 326 भी एसिड अटैक के तहत दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह भारत का पहला मामला था जिसमें किसी एसिड अटैक को फांसी की सजा दी गई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में कहा कि यह अपराध किसी भी महिला के खिलाफ की गई सबसे अमानवीय और दरिंदगी भरी घटना थी। वहीं माननीय जज ने भी टिप्पणी की, प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि अगर वह खुद अपना चेहरा आईने में देख लेती तो शायद उसी वक्त मर जाती। यह टिप्पणी इस केस की क्रूरता और अमानवीयता को बखूबी दिखाती है। जब जज ने अंकुर को फांसी की सजा सुनाई तब भी उसके चेहरे पर न कोई पछतावा था, न डर और बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था और साथ ही विक्ट्री साइन देता था, जैसे वह अपने अपराध पे गर्व कर रहा हो। हालांकि मुंबई सेशन कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दी, लेकिन अंकुर ने इसके खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में अपील की। इस अपील की सुनवाई जस्टिस पीवी धर्माधिकारी और जस्टिस पद्मनाभ नाइक की बेंच द्वारा की गई। जून 2019 में लंबी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन जिस दर्द से प्रीति गुजरी और जिस अकल्पनीय पीड़ा से उसके माता पिता आज तक गुजरते हैं, उसके सामने उम्र कैद तो क्या, शायद फांसी की सजा भी कम लगती है। इस केस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं।